रहस्यमयी आईना की कहानी। बहुत समय पहले अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा एक छोटा सा लेकिन समृद्ध राज्य था, चंद्रकेतु। चारों ओर घने वन, बीच में चमकती नदी और पहाड़ियों पर बने प्राचीन मंदिर उस राज्य की पहचान थे। चंद्रकेतु के बारे में एक रहस्यमयी कथा पीढ़ियों से सुनाई जाती थी। एक ऐसे आईने की कथा जो सामने खड़े व्यक्ति का चेहरा नहीं बल्कि उसके जीवन का छुपा हुआ सच दिखता था। वह सच जिसे इंसान स्वयं से भी छिपा कर रखता है। कहा जाता था कि उस आईने को कोई साधारण कारीगर नहीं बना सकता था। उसे एक तपस्वी साधु ने रचा था जो वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में ध्यानमग्न रहा। उसने मनुष्य के मन को पढ़ने की विद्या सीखी थी। जब वह चंद्रकेतु आया तो उसने देखा कि लोग बाहर से जितने उजले दिखते हैं, भीतर से उतने ही उलझे हुए हैं। किसी के मन में ईर्ष्या छिपी थी, किसी के मन में छल, किसी में अधूरा पश्चाताप। साधु ने कहा था, मनुष्य अपने चेहरे को तो रोज देखता है पर अपने अंतर को देखने का साहस नहीं करता। और तभी उसने एक विशेष धातु, दुर्लभ रत्नों की धूल और मंत्रों की शक्ति से एक दर्पण तैयार किया, अंतर छवि दर्पण। राजा चंद्रसेन उस समय राज्य पर शासन करते थे। वे बुद्धिमान माने जाते थे पर उन्हें अपने न्याय पर अत्यधिक गर्व था। साधु ने दर्पण उन्हें सौंपते हुए कहा, महाराज, यह दर्पण आपको वह नहीं दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं, बल्कि वह दिखाएगा जो आप छिपाना चाहते हैं। राजा ने इसे राजमहल के सबसे गुप्त कक्ष में रखवा दिया। समय के साथ साधु लापता हो गया पर दर्पण की कथा रह गई। वर्षों बाद चंद्रकेतु में नील नाम का एक युवक रहता था। वह एक सामान्य पुस्तकालय सहायक था पर ज्ञान के प्रति उसकी प्यास असाधारण थी। उसने महल के अभिलेखागार में दर्पण की कहानी पढ़ी और उसके मन में जिज्ञासा जाग उठी। उसी समय राज्य में एक विचित्र समस्या उत्पन्न हो गई। लोग आपस में अविश्वास से भर गए थे। व्यापारियों को लगता था कि ग्राहक उन्हें धोखा देंगे, मित्रों को मित्रों पर संदेह, यहाँ तक कि परिवारों में भी कटुता पनपने लगी। नील सोचने लगा, क्या वह दर्पण इस समस्या का समाधान हो सकता है? उधर नए राजा वीरजीत सिंहासन पर बैठे थे। वे अपने पिता चंद्रसेन की तरह आत्मविश्वासी तो थे पर भीतर से कहीं असुरक्षित भी। उन्हें डर था कि लोग उन्हें योग्य नहीं समझते। एक दिन दरबार में विवाद उठा। एक किसान ने शिकायत की कि जमींदार ने उसकी भूमि हड़प ली है। जमींदार प्रभावशाली था और दरबारियों ने संकेत दिया कि उसके विरुद्ध जाना उचित नहीं होगा। राजा दुविधा में थे। उसी समय नील ने साहस कर दरबार में निवेदन किया, महाराज, यदि अनुमति हो तो उस प्राचीन दर्पण का उपयोग कर सत्य देखा जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। वर्षों से किसी ने उस दर्पण को देखने का साहस नहीं किया था। राजा ने पहले इनकार करना चाहा पर भीतर की असुरक्षा ने उन्हें रोक लिया। शायद यह दर्पण उन्हें भी कुछ दिखाए। गुप्त कक्ष खोला गया। मोटी धूल से ढका विशाल आईना अब भी वैसे ही था जैसे ही किसान उसके सामने खड़ा हुआ। दर्पण में उसका चेहरा नहीं बल्कि उसका घर दिखाई दिया। उसकी पत्नी बीमार थी, बच्चे भूखे थे और वह सचमुच निर्दोष था। जमींदार जब सामने आया तो दर्पण में उसका चेहरा विकृत सा दिखा और दृश्य उभरा। वह गुप्त रूप से दस्तावेज बदलवा रहा था। सारा दरबार अस्तबद्ध रह गया। राजा ने तत्काल किसान को न्याय दिया पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। राजा स्वयं दर्पण के सामने खड़े हुए। उन्होंने सोचा था कि वे अपने साहस का दृश्य देखेंगे पर दर्पण में जो उभरा उसने उनके भीतर की नींव हिला दी। उन्होंने देखा एक बालक जो अपने पिता की प्रशंसा पाने को तरस रहा है, एक युवक जो हर निर्णय इस डर से लेता है कि कहीं लोग उसे कमजोर न समझ लें, और एक शासक जो कभी कभी सच्चाई जानते हुए भी चुप रह जाता है ताकि उसकी छवि सुरक्षित रहे। राजा की आंखें नम हो गई। उन्हें समझ आया कि उनका सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि उनका स्वयं का भय है। दर्पण की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग उत्सुक थे पर भयभीत भी। कई लोग देखने आए। एक व्यापारी ने स्वयं को ईमानदार समझता था पर दर्पण में उसने देखा कि वह तोल में सूक्ष्म सा अंतर रखता है। एक सैनिक ने स्वयं को वीर माना पर दर्पण ने उसे दिखाया
पाया कि युद्ध में उसने एक साथी को बचाने के बजाय अपनी जान बचाना चुना था। हर व्यक्ति दर्पण से कुछ सीख कर लौटता, कुछ टूट कर, कुछ बदल कर। नील भी अंततः दर्पण के सामने पहुंचा। उसने सोचा था कि वह अपने ज्ञान का प्रकाश देखेगा, पर दर्पण में उसने एक अलग दृश्य देखा। वह स्वयं जो दूसरों की कमियों पर तो तुरंत टिप्पणी करता है, पर अपनी कमजोरियों को तर्कों से ढक देता है। उसने देखा कि वह प्रसिद्ध की चाह में ज्ञान बांटता है, न कि केवल भलाई के लिए। यह देखकर उसका सिर झुक गया। उसे पहली बार समझ आया कि सच्ची विनम्रता क्या होती है। धीरे धीरे राज्य में परिवर्तन आने लगा। लोग दर्पण को देखने से पहले ही स्वयं से प्रश्न करने लगे, क्या मैं सही हूँ? क्या मैं ईमानदार हूँ? अविश्वास की जगह आत्मचिंतन ने ले ली। राजा ने आदेश दिया कि दर्पण केवल दंड देने के लिए नहीं, बल्कि आत्म सुधार के लिए उपयोग होगा। उन्होंने स्वयं दरबार में स्वीकार किया, मैं भी त्रुटिपूर्ण हूँ, पर मैं सुधार का प्रयास करूँगा। पर हर कहानी में एक छाया भी होती है। कुछ लोग दर्पण से क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि यह उनके सम्मान को ठेस पहुँचाता है। एक रात कुछ दरबारी गुप्त कक्ष में घुसे और दर्पण को नष्ट करने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने उस पर प्रहार किया, दर्पण में उसका ही दृश्य उभरा। वे षड्यंत्र रचते हुए भय से उनके हाथ कांप उठे। कहते हैं उसी क्षण दर्पण से तेज प्रकाश निकला और कक्ष अंधकार में डूब गया। जब सुबह द्वार खोला गया तो दर्पण वहाँ नहीं था, केवल दीवार पर एक पंक्ति उकेरी थी, सत्य को तोड़ा नहीं जा सकता, केवल टाला जा सकता है। राजा और नील ने समझ लिया कि दर्पण अपना कार्य पूर्ण कर चुका है। समय बीतता गया। चंद्रकेतु में अब दर्पण नहीं था, पर उसकी स्मृति जीवित थी। लोग अपने घरों में छोटे छोटे आईने रखते, पर उन्हें देखते समय केवल चेहरा नहीं, मन भी परखते। राजा ने न्याय की नई परंपरा स्थापित की, हर निर्णय से पहले स्वयं से प्रश्न करना। नील ने एक विद्यालय खोला, जहाँ बच्चों को केवल शास्त्र नहीं, आत्मचिंतन भी सिखाया जाता। कहते हैं वर्षों बाद एक यात्री ने दावा किया कि उसने किसी दूर राज्य में वैसा ही दर्पण देखा है। शायद वह वही था, शायद नहीं, पर चंद्रकेतु के लोग जानते थे कि असली दर्पण अब बाहर नहीं, भीतर है। रहस्यमयी आईना जिसने सच नहीं बल्कि छुपा सच दिखाया। उसने लोगों को यह सिखाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा साहस तलवार उठाना नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकना है। चेहरा तो हर कोई देख लेता है, पर जो अपनी परछाइयों को स्वीकार कर ले, वही सच में उजाला पा सकता है। और यही उस दर्पण की सबसे बड़ी शक्ति थी। वह किसी को अपमानित करने नहीं, बल्कि जागृत करने आया था। और इस प्रकार उस रहस्यमयी आईने की कहानी केवल एक जादुई वस्तु की कथा नहीं रही, बल्कि एक राज्य की आत्मयात्रा बन गई, जहां लोगों ने समझा कि सच्ची शक्ति बाहर की चमक में नहीं, भीतर की स्वीकृति में है।